छत्तीसगढ़ अखबार के पाठकों का और दर्शकों का यहाँ पर स्वागत है। हम अपने इस YouTube चैनल पर बहुत से जानकार लोग, बहुत से हुनरमंद लोग, उनसे बात करते हैं यहाँ पर, ताकि हमको उनकी जिंदगी की खूबियों, उनकी जानकारी, उनकी समझ का एक हिस्सा मिल सके और हम भी उसको समझ सकें। ऐसे ही मैं हिंदुस्तान के मुस्लिम लोगों पर एक किताब जिन्होंने लिखी है, गजाला वहाब, ये हिंदुस्तान की एक जानी मानी पत्रकार हैं। एक मैगजीन एडिट करती हैं वो, जो स्ट्रेटेजिक मामलों पर है, जो फौज है, इंटेलिजेंस है, या इस तरह के जो सुरक्षा से जुड़े मसले हैं, उनकी एक मैगजीन एडिट करती हैं, गजाला वहाब। उन्होंने एक किताब लिखी है, बॉर्न अ मुस्लिम, सम ट्रुथ्स अबाउट इस्लाम इन इंडिया। तो चूंकि वो कई पीढ़ियों से उनका परिवार मुस्लिम है, उन्होंने इस बारे में किताब लिखी है। उन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम के बारे में कुछ बातों को हाईलाइट करते हुए उस पे भी इस किताब में लिखा है। तो मुझको लगा कि मैं मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से के बारे में जो बात करना चाहता हूं, मुझको गजाला से कुछ समझने का मौका मिल सकता है। गजाला, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने समय निकाला, इसके लिए मैं बड़ा आपका शुक्रगुजार हूं। नहीं नहीं, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया है यहाँ पर। गजाला, मैं एक चीज समझना चाहता हूं कि जब हम मुस्लिमों को हिंदुस्तान में एक धार्मिक अल्पसंख्यक तबका मानते हैं, तो क्या इस तबके के भीतर महिलाएं जो हैं वो अपने आप में एक अल्पसंख्यक हैं, जो कि गिनती में आधी हैं, लेकिन हक के मामले में मुझको लगता है, मैं बाहरी व्यक्ति हूँ, गैर मुस्लिम हूँ, जी मैं जी। नास्तिक हूँ, तो मैं किसी भी धर्म को नहीं जानता हूँ, तो क्या महिलाएं मुस्लिम समाज के भीतर एक किस्म की अल्पसंख्यक हैं, जिनकी आवाज कम है, गिनती पूरी है, आवाज कम है? क्या ऐसी एक नौबत है? यह आपकी बात सही है कि मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम समाज के भीतर भी एक अल्पसंख्यक वर्ग हैं, और अपने अधिकारों के लिए बात कम कर पाती हैं, उनको कम बात करने का मौका मिलता है। मगर इस मामले में हिंदुस्तान में ज्यादातर धार्मिक वर्गों में महिलाओं की यही हालत है। तो ये हालत एक्चुअली मुस्लिम महिलाओं की मुस्लिम होने की वजह से नहीं है। ये उनकी हालत इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान में महिलाओं की हालत ऐसी है। महिलाएं हमारे यहाँ ट्रेडिशनली बहुत सारे इस पे काम हो चुके हैं कि एजुकेशन से, इंस्टीट्यूशन से सबसे पहले जो ड्रॉप आउट करती हैं बेटा और बेटी में, तो वो बेटियां करती हैं। हायर एजुकेशन उनको कम मिल पाती है। धर्म के को छोड़ दें, धर्म इसमें नहीं कहीं रोल प्ले करता है। नौकरियां सबसे ज्यादा पहले महिलाएं छोड़ती हैं, जो करती भी हैं। शादी हो गई तो नौकरी छोड़ देती हैं, बच्चे हो गए तो नौकरी छोड़ देती हैं। तो ये सारी जिम्मेदारियां जो हैं ये महिलाओं के ऊपर अकेले आ जाती हैं। घर की इज्जत को बरकरार रखना और घर के लोगों का ध्यान रखना, एक तरह से हिंदुस्तान में घर की सारी इज्जत जो है एक वो महिला के शरीर में बसती है। तो उसके लिए आप चाहे देखें तो खाप पंचायत फैसले सुना देती है, आप देखें तो घर के कम्युनिटी वाले फैसले सुना देते हैं कि इसको कम्युनिटी से बाहर कर देंगे। ये पूरा जो शोशा है लव जिहाद का, ये भी इसी मानसिकता से आता है कि हमारी लड़कियों के अंदर ना सोचने की काबिलियत है ना समझने की, और उनको कोई भी बेवकूफ बना के वरगला के शादी कर लेता है और उनका शोषण करता है। तो ये पूरी मानसिकता इस बारे इस की जड़, ये वजह ये है कि हमारे समाज में महिलाओं को दिमाग से कम समझा जाता है। एक एक इसका वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि जो महिला पढ़ लिख के थोड़ा सा भी बाहर निकल जाती है, वो इसी सामाजिक ढचरे को सवाल उठाती है, इस पे कॉन्स्टेंटली पूछताछ करती है कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। इससे जो मर्द हैं उनको कई बार जवाब नहीं बन पाते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो उनको ज्यादा दबाने की कोशिश करते हैं कि अगर महिलाएं ज्यादा पूछताछ करने लगेंगी, ज्यादा सवाल उठाएंगी, तो हमारा ये जो सोशल एक सिस्टम बना हुआ है हारमोनी का, कि घर ऐसे चलेगा, जैसे घर चलेगा वैसे ही हमारा समाज चलेगा। और यह समाज, मैं बड़े समाज की बात नहीं कर रही हूँ, हर
धार्मिक और हर जाति के समाज की बात कर रही हूँ। जैसे वैश्य समाज है, पंजाबी समाज है, मुस्लिम समाज है, सुन्नी है, शियाज में बोरा समाज अलग है। तो ये सारे इन्होंने जो अपने अपने ग्रुप बना रखे हैं, चाहे वो कास्ट से रिलेटेड हो या रिलीजन से रिलेटेड हो, इन सब में उथल पुथल हो सकती है। तो एक सबसे बड़ी वजह यह है कि आप जब मुस्लिम महिलाओं को देखते हैं तो मुस्लिम महिलाओं को कभी भी सिर्फ मुस्लिम महिला के नाते नहीं देखा जा सकता है। उनको मुस्लिम समाज के दायरे में रख के देखना चाहिए और फिर लार्जर हिंदुस्तानी समाज के दायरे में रख के देखना चाहिए। और उससे भी ज्यादा जरूरी है उनको उनके जोग्राफिकल लोकेशन के दायरे में देखना चाहिए। क्योंकि ये जो हालात मुस्लिम महिलाओं के या महिलाओं के यूपी में है या बिहार में है या हरियाणा में है, वही हालात उनके केरला में या आंध्र प्रदेश में नहीं है, नहीं है। या वही हालात उनके जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके तहत हमें मुस्लिम महिलाओं के इशू को देखने की जरूरत है। आपने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है इसको। पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तानी महिला जो है वो अपने आप में एक कम हक वाली कम्युनिटी है, कम हक वाला तबका है वो। और चाहे वो किसी भी धर्म में रहे, आम तौर पर उसके हक उस धर्म के मर्दों से नीचे हैं। दूसरा ये भी आपने सही कहा, मैं अभी 2 दिन पहले ही केरल की एक मुस्लिम महिला को इंटरव्यू कर रहा था, जो वहां जिस हक के साथ लड़ रही थी उसका एक मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था कि उसने अपने बच्चों से अपने बॉडी पे पेंट करवाया था। उसको लेके पॉक्सो का एक केस रजिस्टर हो गया था उसके खिलाफ। तो वो जिस हौसले के साथ वहां मुस्लिम महिला को रिप्रेजेंट कर रही थी केरल से, तो मुझको हैरानी हुई। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यूपी या बिहार या उत्तर भारत या राजस्थान में कोई मुस्लिम महिला इतने दमखम से अपने हक का क्लेम कर सकती हो। लेकिन मुझको एक चीज अभी और लग रही है, जो आपने कहा है उसके बाद भी मुझको लग रहा है। मैंने अपने घर में भी अपनी माँ को देखा है और लोगों को देखा है, उन महिलाओं के हक मेरे घर के मर्दों जितने नहीं रहते, कभी नहीं रहे। लेकिन मुझको एक दूसरी चीज लगती है कि जो धार्मिक रिवाज हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, शादी को लेकर, तलाक को लेकर, दौलत को लेकर, पोशाक को लेकर, ये तो रिवाज सारे के सारे मुस्लिम समुदाय के भीतर हैं। ये रिवाज हिंदू या ईसाई समुदाय पे लागू नहीं होते। तो जब मैं इनके पैमानों पर देखता हूँ मुस्लिम महिला को, तो मुझको लगता है कि पोशाक का बोझ उसके ऊपर लादा गया है। जहां भी परंपरागत पोशाक पहनने की जिद होती है, चाहे हिजाब हो, चाहे बुर्का हो, चाहे कुछ हो। कम उम्र में शादी, शायद इस्लाम के धार्मिक नियमों के मुताबिक इसकी इजाजत है, तो 12 साल 13 साल की उम्र में भी बहुत सी गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी हो जाती है। आप भी सहमत होंगी कि न उनका तन तैयार रहता है, न मन तैयार रहता है। गरीबी भर उनकी तैयार रहती है, जो किसी तरह से शादी करवा देती है लड़की की। और एक बार गरीब लड़की की शादी हो गई उम्र दराज से अधिक बड़े उम्र वाले लड़के से, तो वो पूरी जिंदगी एक किस्म से गुलामी के लिए तैयार रहती है। न वो पढ़ सकती, न आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकती। वो अनपढ़, घर के भीतर काम करने लायक, कोई घरेलू काम काज रोजगार करने लायक रह जाती है। तो मुझको लगता है कि हिंदुस्तान की महिलाओं की आम हालत जो है, उसमें से अगर हम केवल मुस्लिम महिला की हालत पे चर्चा करें, तो ये जो धार्मिक नियम और रीति रिवाज हैं, ये उस महिला की हालत को और खराब कर रहे हैं। जैसा कि हिंदुओं में एक वक्त बाल विवाह हो जाते थे, लड़की 5 साल की है, 7 साल की है, शादी हो जाती थी, वो कानून बना के उसको रोका गया है। या एक वक्त महिला को सती कर दिया जाता था, पति मर गया तो उसी के साथ जला दिया गया, वो कानून बना के रोका गया। लेकिन मुस्लिमों के मामले में चूंकि अल्पसंख्यकों के लिए कानून अलग है, उनके धार्मिक रीति रिवाज मानता है। तो मैं समझना चाहता हूं कि मुस्लिम समुदाय के भीतर महिलाएं जो हैं, उनको धार्मिक नियम कायदों की वजह से जो बराबरी के हक बिल्कुल ही नहीं मिल पाते हैं, उस पे क्या सोचना है आपका?
देखिए, यहाँ पे आपने बहुत सारे मुद्दों को एक साथ जोड़ दिया है। जहां तक पहले आखिरी बात मैं उठाती हूँ, जो कि बाल विवाह की है। आपने देखा होगा, अभी उत्तराखंड हाई कोर्ट में किसी ने PIL किया है, 2-4 दिन पहले की बात है। उसी के तहत कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि मनुस्मृति में भी ये लिखा हुआ है कि इस उम्र की महिला बच्चे की शादी हो सकती है। वो लाइफ लॉ ने उसको सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए हैं। उसके पे उन्होंने कहा है हमें इस पे भी डिस्कशन करने की जरूरत है। राजस्थान जैसी जगह में पिछले कुछ सालों तक भी कानूनन के बावजूद भी गैर कानूनी बाल विवाह, सामूहिक बाल विवाह होते हैं। बिल्कुल। अब इस वक्त हो रहे हैं नहीं मुझे मालूम, मगर जब तक मैं इस इशू को देखती थी तब तक होते थे। एक सामूहिक बाल विवाह में मैंने भी मतलब मैं उसमें इनवाइटेड थी, मैं मुझे बुलाया गया था, मैं गई थी। तो ये चीजें जो है ये कानून के दायरे के बाहर होती हैं, जो भी होता है इनलीगल होती हैं। इस्लाम में कानूनन कहीं पर नहीं लिखा है कि महिला की या बच्चे की शादी की उम्र क्या तय हो। अब ये PIL करने का मकसद ही ये था कि बाल विवाह इस्लाम में नहीं हो पा रहा था हिंदुस्तान के कानून के तहत। तो इस पिटिशन में कहा गया कि 15 साल की उम्र की लड़की की शादी आप अलाउ करें। तो इसका मतलब 15 साल की उम्र की कम से की लड़कियों की शादी हो नहीं पा रही है अभी तक। उनका कहना यह है कि प्यूबर्टी हो जाती है तो लड़की की शादी अलाउ करे। मैं इसके बिल्कुल भी हक में नहीं हूं, और इसको मैं बहुत स्ट्रांगली, बहुत कड़े शब्दों में इस बात को ऑब्जेक्ट करती हूँ कि लड़की की शादी आप किसी भी आप तय कर ले, किसी भी उम्र में होना, ये फैसला उस लड़की को करना का हक है कि उसको कब शादी करनी है। और ये फैसला ये तभी वो लड़की तभी कर सकती है जब उसके अंदर इतनी अकल हो, सब दिमाग इतना उसका मैच्योर हो चुका हो कि वो ये फैसला लेने की पोजीशन में हो। तो मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। ये बात सही है, गैर कानूनी तरीके से ऐसी हरकतें होती हैं, मगर इसका धर्म से लेना देना नहीं है। क्योंकि जो धर्म में चीजें लिखी हुई थी, या जिसको हम मानते हैं कुरान में एक चीजें लिखी हुई हैं, तो उसमें उम्र का जिक्र नहीं है। उसमें कहीं नहीं कहा गया है कि इस उम्र के बाद शादी जायज है। ये बाद में सब्सिक्वेंटली इस्लामिक कानून बनाए गए, कई सारे उलमा ने मिलके सऊदी अरेबिया में बैठ के, तो अलग अलग कंट्रीज ने अपने लिए अपने कानून चुन लिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे इलाकों में हनफी कानून लागू होता है, उसमें भी उम्र नहीं है, उसमें भी है प्यूबर्टी के बाद। तो अब आपकी प्यूबर्टी 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में है, उसके बाद आप शादी के लिए आप शादी के दी जा सकती है आपकी। तो ये तो धर्म की बात हो गई। ये नहीं होना चाहिए, ये मेरा पर्सनल मानना है। आपने दूसरा सवाल उठाया कि इनहेरिटेंस, कि मुस्लिम महिलाओं का इनहेरिटेंस में राइट्स नहीं है। ये एक्चुअली गलत बात है, क्योंकि अ, ये इकलौता इशू है जिसके बारे में कुरान शरीफ ने बहुत क्लियरली रूल ले डाउन किया गया है। ये पहला धर्म है इस्लाम जिसने महिलाओं को बाप की और हस्बैंड की प्रॉपर्टी में शेयर दिया है। किसी भी धर्म में कभी भी महिलाओं को प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का राइट नहीं दिया गया। तो ये इनफैक्ट इसकी वजह से जब हिंदू कोड बिल के आया था और रिफॉर्म हुए थे, तो इस राइट का कि मुस्लिम औरतें ये राइट इंजॉय करती हैं जो बाकी धर्म की औरतें नहीं करती हैं, इसका हवाला दिया गया था। तो इस्लाम में औरतों का इनहेरिटेंस के राइट्स क्लियर हैं और उनको मिलता है। अब इसपे लोग बदमाशी करके अपनी बहन या बेटियों के राइट्स ना दें, या हस्बैंड्स बदमाशी करके ना दें, वो अलग बात हो गई। मगर जहां तक कि धर्म का सवाल है, धर्म ये राइट्स आपको देता है। तीसरी बात आपने की तलाक पे लेके। ये इकलौती चीज है इस्लाम में जिसमें मैंने अपने किताब पे भी काफी लंबा इसमें इसका विवरण किया है। अ, हम लोग अक्सर बात करते हैं ट्रिपल तलाक की। अगर ट्रिपल तलाक हो गई तो मुस्लिम महिलाएं सड़क पे आ जाएंगी, उनके पास कुछ बचेगा नहीं। एक्चुअली चाहे वो ट्रिपल तलाक हो या चाहे वो प्रॉपर तरीके से दी गई तलाक हो, जिसमें आप हर तलाक प्रोनाउंसमेंट के बीच में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंतजार करें, विच मीन्स 3 महीने के गैप पे आप तलाक दें, तो
इस हालात में भी मुस्लिम महिलाओं जो है अगर गरीब तबके की हैं तो वो सड़क पे आ जाएंगी, क्योंकि इस्लाम में शादी जो है वो जन्म जन्मों का रिश्ता नहीं है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो किसी भी पार्टी के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं रहता है। तो जितना ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के टाइम पे तय किया जाता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उतनी रहती है। बच्चे के ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो अगर आपकी शादी से बच्चे पैदा हुए हैं तो आपको अपने बच्चों की अडल्टहुड तक या जब तक बच्चों को जरूरत है आपको उनका पैसे उसका कॉम्पनसेशन देना आपको ये जरूरी है। मगर आपको अपनी तलाकशुदा बीवी को कॉम्पनसेशन देना या मेंटेनेंस अपकीप देना उसकी पूरी जिंदगी, ये जरूरी नहीं है एक कुरान शरीफ के हिसाब से। तो ये एक इशू है कि आप किसी भी तरह से तलाक दें, औरत की हालत से एक ही रहेगी। अगर वो रईस है, माँ बाप उसको सपोर्ट कर सकते हैं या उसके पास अपने आमदनी का जरिया है तो वो अपने आप को मेंटेन कर सकती है। अगर वो गरीब है तो चाहे ट्रिपल तलाक एक सिटिंग में हो जाए, तलाक 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 बोल के हो जाए, या वो प्रॉपर तरीके से हो, दारुल कजा में जाके हो, गवाहों के बीच में हो, तभी भी हालत उसकी एक ही रहेगी। तो बेसिकली यहाँ प्रॉब्लम तलाक की है। तो अगर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये रिफॉर्म्स ला रहे हैं कि नहीं, तलाक के बाद हस्बैंड को या हस्बैंड की फैमिली को उसको एक कॉम्पनसेशन देना है, तब ट्रिपल तलाक या प्रॉपर तलाक इसमें फर्क नहीं रह जाएगा। मतलब एक ही बात है, इसमें कोई हमारे जैसे सरकार में पॉलिटिक्स की वजह से ट्रिपल तलाक के इशू को बहुत उछाला गया। मैंने इस पर अपनी किताब में पूरा जो वेमेन का चैप्टर है इस पे बहुत डिटेल से इस इशू को उठाया है, और मैंने सजेस्ट भी किया है में नहीं आ रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉज में रिफॉर्म नहीं आ रहे हैं। तो मुस्लिम जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं या वक्फ बोर्ड है, वो एक कॉर्पस क्रिएट कर सकता है डेस्टिट्यूट मुस्लिम महिलाओं के देखरेख के लिए। मुस्लिम महिलाओं की पढ़ाई लिखाई का सवाल है। ये एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। आप देखेंगे तो एक तबका मुस्लिम महिलाओं का इतना पढ़ा लिखा और इतना एडवांस है, जैसे कि आप केरला की एक महिला की बात कर रहे हैं। आप मीडिया में देख लीजिए, मुस्लिम महिला, कितनी सारी मुस्लिम महिलाएं आपको जर्नलिस्ट मिलेंगी, कितनी सारी मुस्लिम महिलाएं आपको राइटर्स मिलेंगी। तो एक सेक्शन है मुस्लिम महिलाओं का जो कि काफी पढ़ा लिखा है और काफी वो है, कॉन्फिडेंट तो है ही है, मगर अपने राइट्स के बारे में बहुत कॉन्शियस है। जो तबका पिछड़ा हुआ है वही वहीं पर पढ़ाई लिखाई पे मुस्लिम महिलाओं की प्रॉब्लम आती है। और ये प्रॉब्लम इस वजह से ही नहीं आ रही है क्योंकि धर्म कहता है कि महिलाओं की पढ़ाई ना हो। धर्म एक्चुअली ये बिल्कुल भी नहीं कहता है। धर्म तो इनकरेज करता है कि मुस्लिम महिलाओं को उतना ही ऐसे ही पढ़ने का मौका मिलना चाहिए जितना पुरुषों को मिलता है। जो महिला सबसे पहले मुस्लिम महिला बनी थी, जो प्रॉफेट मोहम्मद की पहली वाइफ थी, वो खुद बहुत बड़ी बिजनेस वुमन थी, तो इंडिपेंडेंट थी, अपना कारोबार चलाती थी, बहुत कामयाब कारोबार चलाती थी। तो धर्म के मद्देनजर मुस्लिम औरतों पे कोई भी पढ़ाई लिखाई और या इंडिपेंडेंट होने पे पाबंदी नहीं है। प्रॉब्लम पिछड़े तबके की ये आती है कि जहां वो रहते हैं वहां पर इतने स्कूल्स नहीं है जहां पे मुस्लिम महिलाएं जाके प्राइमरी एजुकेशन की बात पढ़ पाए। ये सचार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को काफी उजागर किया, और उसके बाद कुंदू कमेटी रिपोर्ट जो बिठाई गई थी सचार कमेटी को रिव्यू करने के लिए, उसने भी इस बात को पॉइंट आउट किया कि जहां पर वो रहते हैं, जैसे जिन घेटोज में बस्तियों में वहां रहते हैं, वहां पर स्कूल्स नहीं है। अब वो स्कूल लड़कों को तो भेजना पॉसिबल होता है कि लड़के बस में बैठ के चले गए, साइकिल पे चले गए। लड़कियों के लिए दूर स्कूल में जाना पॉसिबल नहीं होता है। उनकी सिक्योरिटी का खतरा रहता है कि कुछ हादसा ना हो जाए। तो माँ बाप चाहते ये हैं कि उनके आसपास के स्कूलों में ही वो लड़कियां पढ़ें। जो स्कूल आसपास उनके मोहल्ले में बनते भी हैं, खुले भी होते हैं, वहां पर टीचिंग स्टाफ की प्रॉब्लम होती है क्योंकि उस बस्ती में अच्छे टीचिंग स्टाफ का मिलना मुश्किल हो पाता है।
तो वहीं की कुछ पढ़ी लिखी औरतें उस बस स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हैं, और वो खुद इतनी कम पढ़ी लिखी होती है कि एक ही लेवल तक वो पढ़ा पाती हैं, उसके आगे नहीं पढ़ा पाती हैं। तो सबसे बड़ा वजह मुस्लिम महिलाओं या गरीब तबके की मुस्लिम महिलाओं में पढ़ाई की कमी होना ये है कि उनके पास पढ़ने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जी। ये नहीं है कि माँ बाप भेजना नहीं चाहते हैं, जहां माँ बाप भेजते हैं, आ, अब बात आ गई बुरखे की और हिजाब की। अगर माँ बाप घर से दूर भेजते हैं तो वो ये पाबंदी लगाते हैं कि तुम बुरखा या पहन के जाओगी या मुंह पे सर पे हिजाब बांध के जाओगी। उसकी भी एक वजह सिक्योरिटी है, क्योंकि वो इतने इनसिक्योर रहते हैं कि ऐसा ना हो कुछ बुरा हो जाए हमारी लड़की के साथ, तो वो ये अनोनिमिटी चाहते हैं। और बहुत हद तक मुस्लिम महिलाएं भी चाहती हैं कि उनको ये अनोनिमिटी, ये गुमनामी बाहर आते जाते मिले, कि कोई उनको देख के उठपटांग बातें ना करे, कोई उनके ऊपर इल्जाम ना लगा दे कि इसको यहाँ देखा, इसको इस वहां देखा। तो ये एक इनसिक्योरिटी का फैक्टर यहाँ पर आ जाता है। तो एक्चुअली उनका कम पढ़े लिखना होना का वजह धर्म से ज्यादा सामाजिक हालात है। लेकिन सामाजिक हालात जो हैं गजाला, ये धर्म का आड़ नहीं ले लेते हैं बीच बीच में बार बार? यानी जो जो धर्म के रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को कहते हैं, जो मौलाना है या और लोग जो हैं, ये लोग लगातार ऐसी कोशिशें करते हैं कि इनका दबदबा कायम रहे, और उसकी वजह से ये कई किस्म की धार्मिक परंपराओं को, रिवाजों को लागू करवाने की कोशिश करते हैं। उनके अपने अस्तित्व के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी रहता है कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस ज्यादा चले। मैं, आपने सिक्योरिटी का कहा, मैं उसमें थोड़ा सा एक चीज समझना चाहता हूँ। कर्नाटक में हिजाब का मामला हुआ, देश में सबसे ज्यादा वहीं पर बवाल हुआ हिजाब को लेकर, स्कूली लड़कियों के। वहां पर तो शहरों में कर्नाटक एक बेहतर जगह है, अधिक सेफ जगह है, और वहां पे लड़कियों में इनसिक्योरिटी का इतना प्रॉब्लम शायद नहीं होना था। पढ़ा लिखा राज्य है वो, थोड़ा विकसित राज्य है, लेकिन वहां भी हुआ। तो मैं थोड़ा हैरान होता हूं कि क्या लड़कियों को इसमें सेफ लगता है? लड़कियां खुद चाहती हैं, महिला खुद चाहती है कि वो बुर्के की हिफाजत में रहे? क्या इस तरह के लॉजिक दे देकर समाज के जो मर्द हैं उनका बनाया हुआ ये नियम कायदा है, क्या उसको लादने की कोशिश नहीं होती है? मैं जब कल्पना करता हूँ, मैं ईरान में रहा कुछ अरसा, तो गांव गांव में, शहर शहर में, हर जगह छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो पूरा बुर्के का लबादा टांग के और स्कूल आ जा रही हैं। तो मैं हालत सोचता था कि ये बहुत अच्छी नौबत तो नहीं है, ये सहूलियत तो नहीं होती होगी, इसको दिक्कत ही होती होगी। कुंभ नाम का शहर है, वहाँ का धार्मिक पढ़ाई का बड़ा सेंटर है। उसके फुटपाथ पे बाजार के बीच से लड़की जा रही है स्कूल, और बुर्का पहने हुए छोटी सी बच्ची, केवल चेहरा उसका खुला हुआ था। मुझको लगता है, क्या मुस्लिम समाज में मर्द और धर्म गुरु, जो कि अनिवार्य रूप से मर्द हैं, क्या ये अपने दबदबे को बनाए रखने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए महिलाओं की आड़ लेकर, कि नहीं महिलाएं इसमें सेफ महसूस करती हैं, नहीं महिलाओं को चॉइस रहना चाहिए कि वो चाहें तो बुर्का पहने, चाहें तो हिजाब लगाएं? क्या ऐसी नौबत नहीं है कि महिलाओं का नाम ले लेकर मर्द अपनी मर्जी उन पर लाद रहे हैं, एंड दे आर मेड टू बिलीव कि ये तुम्हारे हित में है, तुम ऐसा ही चाहती हो? ये बात बिल्कुल सही है कि महिलाओं को काफी हद तक, जहां तक के हिजाब और बुर्के का सवाल है, एक तरह से कंडीशन कर दिया जाता है पहनने के लिए। अगर वो बचपन से एक चीज पहनेंगे तो उसकी आदत पड़ जाती है, उसके बगैर उनको बहुत ऑकवर्ड लगेगा, लगेगा कि शायद उन्होंने कपड़े नहीं पहने हैं। इस हद तक वो ऑकवर्डनेस आ जाती है अगर आप बचपन से एक तरीके के कपड़े पहनने के आदी हो जाते हैं। तो तब आप इस पे फर्क नहीं कर पाते हैं कि ये क्या आप जबरदस्ती पहन रहे हैं या ये आप अपनी मर्जी से पहन रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा से ही पहन रहे हैं। आपके घर में सब पहन रहे हैं, आपकी गली मोहल्ले में सब पहन रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि हिजाब को लेके
या औरतों का अपीयरेंस को लेके, वो किस तरीके के कपड़े पहनेंगी, इसको लेके बहुत उलेमाओं ने बहुत लंबी बड़ी मोटी मोटी पोथियां लिखे हुए हैं। क्योंकि ऐस और उनके कमिटमेंट से भाई, उन मौलानाओं के कमिटमेंट से लगता है कि जैसे इस्लाम में सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि महिलाएं कपड़े क्या पहने, और कोई मुद्दा नहीं था। तो ये बात बिल्कुल सही है, और मैंने इसके ऊपर काफी बार चर्चा भी की है, अपनी किताब में भी इसके बारे में लिखा है। और जब ये कर्नाटका का इशू आया था तो मैंने इस पे कई सारे लेख अलग अलग अखबारों में लिखे हैं। तो ये बात से मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूँ कि यहाँ पे उलेमा और आदमी, परिवार के मर्द काफी हद तक औरतों पे ये रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। मगर ये रिस्ट्रिक्शन के बावजूद उनकी पढ़ाई में या बाहर आने जाने पे वो पाबंदी नहीं लगाते। जैसे कि कर्नाटका में देखा, लड़ाई इस बात की थी कि वो हिजाब पहन के पढ़ने जाए या ना जाए। आर्ग्यूमेंट या लड़ाई इस बात पे नहीं थी कि वो पढ़ने जाए या ना जाए। तो जिन महिलाओं ने हिजाब उतारा और पढ़ने गई तो आगे पढ़ाई का जारी रखी, जिन्होंने कहा हम हिजाब नहीं उतारेंगे, उनके माँ बाप ने उन्हें घर बिठा लिया। तो इशू हिजाब था, पढ़ाई लिखाई का नहीं था। तो ये बोलना कि वो एडवांस्ड है, पढ़ा लिखा स्टेट है, तो फिर क्यों वो पढ़ाई लिखाई करने नहीं जा सकती है इनसिक्योरिटी की वजह से। तो पढ़ाई लिखाई वहां पे इशू नहीं था। अब ये पॉलिटिक्स थी वहां पर, क्योंकि इतने सालों से वहां पर वो महिलाएं, उनकी माएं, उनकी बड़ी बहनें भी हिजाब पहन के ही जा रही थी, तो पहले इस पे पाबंदी नहीं आई थी। और अगर आप देखें तो बहुत सारी साउथ इंडिया में स्पेशली काफी कामयाब मुस्लिम महिलाएं हैं जो हिजाब पहन के अभी भी पब्लिक में आती हैं। चाहे वो राइटर्स हैं, चाहे वो हाई कोर्ट की जज थी जो फातिमा बी, वो भी पूरा हिजाब पहन के ही कोर्ट में आई थी, आती थी। तो इस तरह की वहां पर बहुत सारी तमिलनाडु में, केरला में और कर्नाटक में महिलाएं रही हैं। तो इसका हिजाब पहनने ना पहनने का महिलाओं की आजादी से या उनके पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं है। इसका लेना देना, यहां तक मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये उनको इस तरह से कंडीशन कर दिया गया है, उनके जहन में ये बात भर दी गई है कि ये धर्म का बहुत बड़ा हिस्सा है, अगर तुमने हिजाब नहीं पहना तो तुम धर्म के उसूलों से बाहर जा रही हो। तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, और मैंने इसके ऊपर काफी कुछ लिखा हुआ है, और काफी लोग मुझसे इस पे बहस भी करते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ी एक्सपर्ट नहीं हूँ धर्म के ऊपर, कि मैं ऐसी बात क्यों कह रही हूँ। मगर जितना मुझे धर्म समझ में आया है इस्लाम, उसमें औरतों के अपीयरेंस को, वो कैसे कपड़े पहने, और बाहर घर से निकलते वक्त पूरा ढक के जाएं या नहीं पूरा ढक के जाएं, इसके ऊपर कोई डिटेल में या कोई लिस्ट नहीं दी गई है कि आप सर को ऐसे स्कार्फ बांधेंगी और आप हाथ में ऐसे ग्लव्स पहनेंगी और आप काले रंग का या सफेद रंग का बुर्का पहनेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। एटलीस्ट मुझे दिखाई नहीं दिया। तो ये सारी चीजें बात के एडिशंस हैं, और इसकी वजह मेरे हिसाब से वही आ जाती है, मर्दों की इनसिक्योरिटी औरतों के बनिस्बत। कि अगर औरत में हमें जरा भी बाहर निकलने दिया या फ्रीडम दे दिया, सोचने समझने की काबिलियत उनमें आ गई, तो वो हमारे बनाए हुए इस सामाजिक ढचरे को तहस नहस कर देंगी, अपने सवालों से, अपने हरकतों से, अपनी आजादी से। तो इसका फोकस मेरे हिसाब से यही है। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देती हूँ। आप देखिए, अभी भी हमारे भारत में, और ये मुस्लिम महिलाएं नहीं है, नॉन मुस्लिम्स भी हैं, कुछ स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान है, जैसे हरियाणा है, वहां अभी भी महिलाएं जो हैं सर ढक के हैं। और राजस्थान, हरियाणा में तो घूंघट भी करती हैं घर से बाहर निकलते वक्त। इसकी भी यही वजह है, क्योंकि वो वहां पर, और वो मुस्लिम नहीं है, क्योंकि वहां पर मर्द ने उनके दिमाग में डाला हुआ है कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। राजस्थान में पढ़ी लिखी महिलाएं भी, आपने बड़े पॉपुलर फोटोग्राफ्स देखे होंगे महारानी गायत्री देवी के, शिफॉन की साड़ी और फ्रेंच शिफॉन की साड़ी और पर्ल स्ट्रिंग गले में, बट आंचल हमेशा सर पे रहता था। तो अभी भी ये प्रैक्टिस वहां पर है। आप अभी भी रॉयल फैमिली, राजस्थान की किसी भी रॉयल फैमिली की फोटोग्राफ्स देख लीजिए, सारी महिलाएं सर ढक के रहती हैं, चाहे कितनी पढ़ी लिखी क्यों ना हो। तो ये एक, हमारा समाज में हमने कुछ चीजें इतना इंटेग्रल पार्ट बना लिया है अपने हर रोज की जिंदगी का, कि उसको क्वेश्चन करना, सवाल उस पर उठाने से लगता है कि आप रीति रिवाज और परंपराओं को ठुकर मार रहे हैं।
तो ये प्रॉब्लम है। या मजहब के खिलाफ बात कर रहे बस हैं। आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, बिल्कुल। मैं एक चीज को लेकर थोड़ा सा हैरान होता हूँ, और मैं चूंकि बात मुस्लिम महिला पे कह रहा हूँ, अभी बात कर रहा हूँ आपसे, लेकिन मेरा कोई मकसद केवल इस्लाम या मुस्लिमों को नीचा दिखाना नहीं है। मैं दूसरे धर्म की बात करूंगा तो उनके बारे में भी करूंगा। मैं ये सोचता हूँ कि मुस्लिम महिला की पोशाक क्या हो, कैसे कपड़े वो कहाँ पर पहने। मैं फिलिस्तीन गया तो हम्म। वहाँ जिन लोगों से मेरी दोस्ती हुई, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स थी वो, लेकिन वो हिजाब को ऐसे बांध के रखती थी कि वो बाल दिखाने की इजाजत नहीं थी उनको। मैं तो गैर मर्द था, तो मुझको बाल दिखाने की इजाजत उनको नहीं थी। वो शायद अपने पिता और भाई, शायद ये दो मर्द और शौहर शादी के बाद, शायद इन तीन मर्दों को ही उनके बाल देखने की इजाजत थी। कुछ ऐसी चर्चा मुझको याद है उनकी। मैं ये सोचता हूँ कि महिलाओं का पोशाक कैसा हो, उनका अपीयरेंस कैसा हो, वो बाल कितने दबाएं कितने छुपाएं, इन तमाम चीजों को तय करने में किसी मुस्लिम महिला का रोल मुझको नहीं दिखता। जैसा इसके कि जैसा कि इस्लाम की बाकी तमाम चीजों को तय करने में मुझको मर्दों का ही रोल दिखता है। या हिंदुओं में देखूं मैं तो शंकराचार्य, कोई महिला तो कभी बन नहीं सकती शंकराचार्य, तो हिंदुओं में भी महिलाओं का कोई रोल मुझको नहीं दिखता। पोप कभी कोई महिला नहीं बन सकती, वहां भी मुझको नहीं दिखता। लेकिन मैं अभी चूंकि बात मुस्लिम महिला की कर रहा हूं, मैं ओवरलुक दूसरे रिलीजियस प्रैक्टिसेस को नहीं कर रहा हूं। तो मुझको ये लगता है जो कंडीशन कर देने की जो बात आपने कही है, मुझको याद आता है, आपको याद होगा स्टॉकहोम सिंड्रोम। जी जी। एक लड़की को किडनैप कर लिया जाता है, और वो किडनैपर्स के साथ रहते 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 रहते, उनके कब्जे में रहते हुए, वो यही सोचने लगती है कि यही लोग बहुत अच्छे हैं। वो उनकी हमदर्द हो जाती है, वो उनको पसंद करने लगती है। वो वहां से शायद छूटना नहीं चाहती है, क्योंकि उनमें उनको हमदर्द दिखने लगता है उस लड़की को एक। तो मुझको लगता है कि मुस्लिम महिलाओं का एक तबका ऐसे ही एक स्टॉकहोम सिंड्रोम की शिकार हो गई है, जिसमें महिलाओं ने, जिसमें पुरुषों ने, मुस्लिम मर्दों ने उनके हक छीन लिए हैं, बराबरी का हक छीन लिया है। और मुस्लिम महिलाओं को लग रहा है कि ये उनके हित में है, ये उनके भलाई के लिए है। ऐसा मुझको लगता है। एक्चुअली आपने जो पहले बात की है कि ये सारे फैसले या ये सारे कानून मर्दों ने बनाए हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। फैक्चुअली भी सही है, बिल्कुल। क्योंकि जो इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस है, ये चार स्कूल ऑफ इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस जो है, हनफी, हनबली वगैरह, जो मालिकी और एक और, ये चारों जिन्होंने बनाए हैं वो सब आदमी ही हैं, मतलब उलेमा आदमी ही रहे हैं। हदीस जिन्होंने कंपोज की है वो भी सब आदमी ही रहे हैं। तो जितने भी रिलीजियस ट्रिटीज लिखी गई हैं, मजहबी डॉक्यूमेंट्स लिखे गए हैं, वो सब आदमियों ने ही लिखे हैं। और हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे, किसी भी धर्म के आने से पहले भी ये जेंडर रोल्स थोड़े से प्री डिफाइंड थे। बिल्कुल। जब हम हंटर गैदरर वाली सोसाइटी होती थी तो आदमी बाहर जाके शिकार करता था, लाता था, महिला घर में रहती थी। तो ये एक तरह से हमारे यहाँ जेंडर रोल्स पूरे सिविलाइजेशन के साथ फिक्स हो गए थे। तो यही बाद में जब धर्म अलग अलग तरीके के बने तो उन्होंने भी इन्हीं को लेके आगे और आगे अपनी थिंकिंग बढ़ाई। अब जहां तक ये बात कर रहे हैं आपकी, मुस्लिम महिलाएं किस तरह के कपड़े पहने, इतनी कंजर्वेटिव वो हैं, ये कंजर्वेटिव भी इसी इसी का एक सिलसिला है। जी। क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि अगर वो उनको ये इस में कैद करके ना रखें आदमी, तो आदमियों को काफी बड़ा खतरा ये रहता है कि वो आदमियों को ही पे ही सवाल उठाने शुरू कर देंगी। तो ये महिलाओं को भी काफी हद तक, अब मैं स्टॉकहोम सिंड्रोम की बात से पूरी तरह से सहमत नहीं होंगी, क्योंकि एक्चुअली रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि स्टॉकहोम सिंड्रोम भी जो है फिलोसफी आइडिया जो था वो एक मर्द ने क्रिएट किया था एक अच्छा। औरत को, उसकी उसको बोलने से रोकने के लिए। क्योंकि वो जब
अब औरत आदमी को प्रोटेस्ट कर रही थी, तो उसने कहा कि ये स्टॉकहोम सिंड्रोम है, ये अब दूसरे का जो साइड ले रही है, ये उसके साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस में आ गई है। तो बेसिकली जिसको हम आज बहुत ये कॉमन हो गया है बोलना कि आदमी औरतों के बिहाफ पे बात करते हैं, तो ये स्टॉकहोम सिंड्रोम का कॉन्सेप्ट भी एक आदमी ने औरत को की आवाज को दबाने के लिए क्रिएट किया था, जी। उसके क्रेडिबिलिटी को खत्म करने के लिए क्रिएट हाँ किया था ये आइडिया। तो मैं इस बात से इतना सहमत नहीं होंगी, हाँ, मगर हालांकि हाँ। मैं एक नहीं चीज क्लियर करूंगा कि मैंने उसको एक पासिंग रेफरेंस में मैंने नहीं इसको नहीं, कहा मैं कि मजाक में बोल रही कि, हूँ कि इससे कि मुझको वो याद पड़ता है, वो जी। स्टॉकहोम सिंड्रोम मुझको याद पड़ता है इससे। हम्म। मैं बहुत सीरियसली उसको यहाँ पे लॉजिक की तरह यूज नहीं नहीं, कर रहा। मैं आपकी बात समझ गई, बट मैंने सोचा कि मैं आपको ये जी जी एक बार बता दूं। जी हाँ, जी तो जहां तक महिलाओं का ये बात मान लेना कि जो भी मर्द या पुरुष उनके घर के उनको बता रहे हैं या उनके हित में है, कुछ महिलाएं इस बात को मान भी लेती हैं कि उनके हित में है, तो वो चुप रहती हैं। मगर कुछ महिलाएं इसलिए भी चुप रहती हैं क्योंकि उनको भी लगता है कि उनके स्टेक्स इस फैमिली यूनिट में ज्यादा है। अगर वो ज्यादा प्रोटेस्ट करेंगी, मतलब ये एक छोटी लड़ाई है लड़ना, उनको और बाकी आगे बड़ी लड़ाइयां लड़नी है। मतलब अगर वो हिजाब को लेके घर में लड़ाई करेंगी, तो उनको और जो बड़ी लड़ाई पढ़ाई लिखाई को लेके करनी है, उसमें अड़चन आ जाएगी। तो वो अपनी बैटल्स काफी केयरफुली फिर चूज करती है कि कौन सी लड़ाई हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है। मैं कई सारी मुस्लिम महिलाओं को, यंग मुस्लिम महिलाएं जो की शादियां नहीं हुई हैं, उनसे मेरी बात हुई थी एक टाइम पे अपने किताब के रिसर्च के तहत। और उन्होंने मुझे ये बताया कि बहुत सारी चीजें हैं घर वालों की जो हम मान लेते हैं, इसलिए क्योंकि अगर हम नहीं मानेंगे तो हमारे ऊपर इतनी पाबंदियां लग जाएंगी। अब जो लड़की अपने पेरेंट्स के पे डिपेंडेंट है पढ़ने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, क्योंकि वो अभी इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उसको यहाँ पे लड़ना उसके लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, वो अपना ही नुकसान करेगी। तो इसलिए वो उसको बात को एक्सेप्ट कर लेती है। कई शादीशुदा महिलाएं भी अपने हस्बैंड की छोटी मोटी जातियां सहन करती हैं घर की पीस और हार्मनी के लिए, क्योंकि वो इस बात को बर्दाश्त करके उसको कहीं और थोड़ा सा लिबर्टी मिल जाती है। शादी के बाद हो सकता है अपना करियर पर कायम रखने की उसको लिबर्टी मिल जाती है कि हाँ तुम नौकरी कर सकती हो। तो ये छोटे छोटे नेगोशिएशंस होते हैं जो मुस्लिम महिलाएं, पढ़ी लिखी मुस्लिम महिलाएं अपनी जिंदगी में करती हैं। तो इसमें हर किसी को एक ही तरीके से मापना ये बात ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। जो महिलाएं सबसे ज्यादा मुस्लिम महिलाओं में जो डबल माइनॉरिटी जिसको मैं कहती हूँ, वो गरीब तबके की महिलाएं हैं। क्योंकि एक तो उनके पास फाइनेंशियल एवेन्यूज नहीं है, उनके परिवार के पास भी नहीं है, उनके अपने खुद के पास भी नहीं है जी कि वो किसी भी तरीके की इंडिपेंडेंट जिंदगी जी सके। जी तो उनको जो घर वालों ने कह दिया उनको वो करना ही पड़ता है, क्योंकि वो काफी हद तक अपने आप को वल्नरेबल महसूस करती हैं। जी फिर इसी वल्नरेबिलिटी में उसी उसी इनसिक्योरिटी के साथ उनकी शादी हो जाती है। तो वो शादी भी उन्हीं की जैसे ही जगहों पर होती है ना, क्योंकि वो एक गरीब लड़की अचानक से बहुत रईस आदमी से तो शादी होगी नहीं। जी तो जिस माहौल से वो आती है उसी माहौल में उसकी शादी होती है। जी तो वो मेरे हिसाब से सबसे वल्नरेबल ग्रुप इन महिलाओं का है, जिनको मौका ही नहीं मिल पाता है कि वो 2 मिनट बैठ के ये सोच समझ सकें कि वो क्या चाहती हैं या उनके हित में क्या है। हम्म। तो वो उनकी लाइफ एक जैसे कन्वेयर बेल्ट पे सामान चलता है, वो उस तरह से है। तो वो एक यहाँ से आगे वहां पहुंच जाती है, एंड वो बस उसी पे घूमती रहती है।